यूसुफ किरमानी सर, जिस तरीके से अभी लोकसभा और राज्य के कुछ जो राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, उन दोनों की तैयारियां चल रही हैं, जो बयान आते हैं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, वो आपस में बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जिस तरीके से सियासी दलों को देखा जा रहा है, जैसे भाई अधीर रंजन चौधरी एक तरफ राहुल गांधी और ममता बनर्जी एक साथ होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी वहीं पश्चिम बंगाल में जो है वो कह देते हैं कि हम ममता बनर्जी सरकार के ऊपर वो कई सारे आरोप लगा देते हैं, सवाल खड़े कर देते हैं, आक्रामक हमले कर देते हैं। तो इस तरीके की परिस्थितियां सब जगह लगभग देखी जा रही हैं। ये सर जो जो प्रदेश का संगठन है, जब उनको क्लियर संदेश क्या नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो जो कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी रह रही है, उनके सामने कोई रोड मैप नहीं है, उनके पास कोई जानकारी नहीं है कि उनको क्या करना है, तो इसका जो असर है, आखिर वो असर कहीं ना कहीं तो पड़ेगा ना। देखिए राम प्रकाश राय जी, मकसद जब बड़ा हो तो छोटी छोटी चीजें उसमें इग्नोर ही की जाती हैं। इस वक्त मकसद जो है इंडिया का, वो है बीजेपी को हराना अगले चुनाव में। और उसमें अलका लांबा या दूसरे जो पदाधिकारी हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के, उनके बयान कोई मायने नहीं रखते हैं। और आपने देखा होगा, जैसा ब्रजेश ने भी बताया, कि दिल्ली के नेताओं ने तुरंत, जो अलका लांबा से ऊपर के लेवल के हैं, उन्होंने तुरंत इसका खंडन भी किया और कहा कि अभी मुद्दा ये नहीं है कि हम 7 सीटों पे लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अभी हमारा मुद्दा अलग है। और जो टॉप लीडरशिप है उसने तो कुछ कहा ही नहीं, ब्रजेश ने भी क्लियर कर दिया। तो कहने का आशय यह है कि मकसद बहुत बड़ा है और 2024 के लिए बीजेपी को हराना। ऐसे में अलका लांबा का बयान देना कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। हाँ, मीडिया के लिए उसका जरूर महत्व है और मीडिया उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। जो देश का एक नामी गोदी मीडिया है, सेठ जी का मीडिया, उसने इस खबर को ज्यादा हवा दी, कल रात से ही उसने दिया है। और काफी हलचल मची उसकी खबर की वजह से कि साहब जो दिल्ली में जो स्थिति बन गई है और दिल्ली में दो फाड़ हो गई है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में बट गए हैं और आगे ये लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जो मुंबई में बैठक होने वाली है। तो लेकिन केजरीवाल ने, या केजरीवाल के बाद के जो नेता हैं सौरभ भारद्वाज, क्या इन लोगों ने कोई बयान दिया? या कांग्रेस में जो राष्ट्रीय महासचिव हैं तमाम, क्या उन्होंने कोई बयान दिया इस मुद्दे पर? उसका जवाब यही है कि उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। तो अभी दिल्ली की जो लोकसभा की सीटें हैं, 7 सीटें हैं, उस पे कितने पे कांग्रेस लड़ेगी, कितने पे आप लड़ेगी, ये बहुत दूर की कौड़ी है। पहले आप ये तय कर लें कि आप आम आदमी पार्टी जो है वो अपना सर्वाइवल पहले बचाए। अगर वो भाजपा के खिलाफ दिल्ली ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर सड़कों पर नहीं लड़ सकती है दिल्ली में, तो उसकी लड़ाई बेकार है कांग्रेस से लड़ना। वो कांग्रेस से क्यों लड़ेगी? तो अभी उसको कांग्रेस ने समर्थन दिया है, इतना बड़ा समर्थन कि केजरीवाल ने खुद लेटर लिखकर राहुल गांधी को आभार जताया कि आपने इतना बड़ा हमारे ऊपर एहसान किया है। एहसान वर्ड यूज किया है केजरीवाल ने अपने पत्र में। तो ये जो बातें फैलाई जा रही हैं सेठ के मीडिया द्वारा, वो सही नहीं है। सेठ का मीडिया लगातार इस काम में कर रहा है। आपको याद होगा कि रोजाना पर डे एक खबर ऐसी सेठ के मीडिया में आती है जो भ्रांति फैलाने के लिए होती है। अभी महाराष्ट्र का भी जिक्र हुआ, अनिल सिन्हा जी आगे बोलेंगे उस पर। महाराष्ट्र में आप देखिए कि आज शरद पवार की भीड़ में पब्लिक रैली है और खबर ये उससे पहले प्लांट की गई है कि अगर अजीत पवार उसमें शामिल हो जाए तो जो है वो पूरा ब्लेसिंग मिल जाएगी एनसीपी की, बीजेपी को। और आज ही ये खबर सेठ के मीडिया ने बताई कि कैसे जो है वो शरद पवार, अजीत पवार से कहा गया कि अगर शरद पवार जो है एनसीपी बीजेपी के साथ आ जाएं तो हम उनको केंद्रीय मंत्री बना देंगे। आप सोचिए कि किस हद तक मीडिया इस पूरे गेम में शामिल है, कैसे वार कर रहा है। तो ये जो इंडिया के खिलाफ साजिश की जा रही है, इसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। कृपया अलका लांबा जैसे लोगों के बयान पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बट गए, जब तक कि अपने मुंह से केजरीवाल कुछ नहीं कहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि केजरीवाल एक हफ्ता पहले राहुल को आभार जताने का पत्र लिखेंगे और आज ही कह देंगे कि साहब हम मुंबई बैठक में नहीं जाएंगे। मुंबई बैठक जो 30 अगस्त और 1 सितंबर को प्रस्तावित है मुंबई में, उसमें बाकायदा केजरीवाल जाएंगे। तो ये सब बातें बहुत ही घटिया लेवल की पत्रकारिता हो रही है। अभी जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही थी संसद में, तो उस दौरान आप देखिए कि सेठ के मीडिया के एक बहुत बड़े अधिकारी ने तमाम इंटरव्यूज कर डाले उस दौरान, सिर्फ भ्रांति फैलाने के लिए वो इंटरव्यूज किए गए। तो कृपया इस पे नजर रखें और इन चीजों की गहराई में जाएं।
ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है कि दिल्ली में गठबंधन टूट जाएगा 7 यूसुफ सीटों सर, के लिए। जी। यूसुफ सर एक जी। बहुत क्विक सी चीज कि सर केवल मीडिया ही नहीं है यहाँ पे। सर भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है वो पूरी मीडिया एक तरफ और उससे ज्यादा आक्रामकता से आज की तारीख में वो लोगों तक पहुंचाती है चीजों को। और क्या उस आक्रामकता से जो संदेश लोगों तक पहुंच रहा है, मैं उस संदेश का जिक्र कर रहा था कि वो संदेश जब लोगों जी। तक पहुंचता है तो लोगों को लगता है कि भाई इंडिया में तो अभी से फूट पड़ना शुरू हो गई है। तो उसका उसका जो इम्पैक्ट देखते हैं, मैं उस इम्पैक्ट की बात कर रहा था कि आखिर वो इम्पैक्ट तो बिल्कुल राय लोगों तक साहब। जा रहा है ना, एक नेगेटिव। जी। राय साहब आप सही कह रहे हैं कि भाजपा आईटी सेल का काम ही यही है, उसके पास नौकरी यही है इसी बात की कि वो यही काम करे। लेकिन लड़ाई जमीनी है, जमीन पर रह के लड़ना है। ट्विटर पे या फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे ये वार कामयाब होने वाली नहीं है। भाजपा आईटी सेल रोजाना थोक के हिसाब से तमाम भ्रांतियां फैलाता है, तमाम उसका काम ही यही है। और उसका खंडन भी होता है, तमाम बातें सामने आती हैं, लेकिन जो असली लड़ाई है वो जमीन पे लड़ी जाएगी। वो भाजपा आईटी सेल वहां काम नहीं कर पाएगा। कर्नाटक में भाजपा आईटी सेल ने पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन कर्नाटक में भाजपा आईटी सेल की का जरा भी कुछ भी नहीं चला, कोई मुद्दा नहीं चला। जब वहां बजरंग बली नहीं चले मोदी जी के, तो भाजपा आईटी सेल की क्या औकात है उसके आगे। तो ये आप देखिए कि भाजपा आईटी सेल ने कल कितना बड़ा झूठ फैलाया राजेश पायलट के बारे में, और तुरंत जो है उनके बेटे ने, सचिन पायलट ने उसका खंडन किया। तो इस हद तक, इस लेवल तक। और आज भाजपा आईटी सेल का जो प्रमुख है अमित मालवीय, उसे सफाई में क्या कहा कि हमने तो टाइम्स ऑफ इंडिया और फला फला जगह जो खबर छपी थी उसके आधार पर यह बात कही थी कि राजेश पायलट ने बम गिराया था। आप सोचिए कि उनका कोई रिसर्च वर्क नहीं है। हमने आपने अगर कोई बात यूं ही कह दी तो उसको वो आधार बना के अपनी बात कह देते हैं। तो ये तो हाल है भाजपा आईटी सेल का। और निश्चित रूप से देश के लोग बहुत जागरूक हैं, धीरे धीरे इन चीजों को समझ रहे हैं, लोगों में जागरूकता आ रही है, वो भाजपा आईटी सेल के प्रचार को समझ। यूसुफ किरमानी सर का शायद कनेक्शन टूट गया है। अब मैं साहब आप मेरी सर आवाज आ रही है अनिल आपको? सिन्हा सर, मैं आपके पास आ जाता हूं। सर महाराष्ट्र भी इस समय जो है पूरे सियासत के केंद्र में है। बीते लगातार जो है खास करके 12 अगस्त के बाद से तो इसकी चर्चा बिल्कुल पूरे जो है सोशल मीडिया से लेकर के और डिजिटल मीडिया तक महाराष्ट्र ही महाराष्ट्र छाया हुआ है। सर अभी जो यूसुफ सर कह रहे थे पवार या अजीत पवार को लेकर के चीजें चल रही हैं, एक तो सर पहले मैं एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी उस पर, और उसके बाद सर यूसुफ सर आ गए, इनकी बात पूरी करवा लूं फिर आपके पास आ जाता हूं। जी यूसुफ सर अपनी बात पूरी कर लें फिर मैं अनिल सर के पास हूं। मैं वही कह रहा था कि भाजपा आईटी सेल के जो दुष्प्रचार है, उससे इंडिया गठबंधन को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना जमीनी काम करते रहें, आप जमीन पर डटे रहें, और इससे ज्यादा, और इनको इससे ज्यादा कुछ जवाब नहीं दिया जा सकता। सोशल मीडिया का खेल जो है कुछ लाख लोगों तक सीमित है, चाहे वो ट्विटर पे हैं चाहे फेसबुक पे हैं, और लोग उससे भी अब उकता रहे हैं। मेरे तो ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जिनको मैं सुबह मैसेज करता हूं और वो रात में कहीं देख पाते हैं उस मैसेज को। तो ये हाल है सोशल मीडिया का। इसलिए सोशल मीडिया पे ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, जमीन पे ये लड़ाई होगी। और जी 2019 का जो चुनाव है भाजपा ने जमीन पे रह के लड़ा था, सोशल मीडिया के जरिए जीत हासिल नहीं हुई थी। जी। यूसुफ सर, जो बात अभी आम आदमी पार्टी को लेकर के हो रही है, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो चीजें चल रही हैं देखा जाए तो लगभग लगभग 7-8 स्टेट ऐसे हैं जहां पर ये दोनों आज की तारीख में अगर चुनाव में आमने सामने होते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस का होगा। पंजाब ये जीते, कांग्रेस को हरा करके जीते। जो गुजरात में इनका वोट प्रतिशत आया जिसके बदौलत राष्ट्रीय पार्टी और ये सारी चीजें हुई, वो इन्होंने शेयर वोट काटा जो वो कांग्रेस का काटा। दिल्ली की स्थिति वही है, हिमाचल प्रदेश की स्थिति वही है। अब ये जो राजस्थान छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव होने हैं विधानसभा के, और दोनों जगह पर सत्ता कांग्रेस की है। मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए स्थिति बहुत अच्छी और पॉजिटिव मानी जा रही है अभी तक। अब सर अगर ये दिक्कतें होती हैं और जिस तरीके से, जैसे सर अभी पीछे जून में शायद, हाँ जून में 18 या 19 जून को अरविंद केजरीवाल गए थे राजस्थान में, जब उन्होंने अशोक गहलोत सरकार पर सीधे सीधे हमले बोले थे। अब वो फिर छत्तीसगढ़ जाने की तैयारी में है, मध्य प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं, रीवा में उनकी जनसभा होनी है अभी इसी अगस्त महीने में। तो अब वो जब वहां पर जाएंगे सर तो सरकार के अगेंस्ट ही बोलेंगे। तो इस तरीके से वो जो इफेक्ट गुजरात में हुआ, दिल्ली में हुआ, पंजाब में हुआ, क्या राज्यों के चुनाव में ये इफेक्ट नहीं पड़ेंगे? तब जबकि राज्यों के जो चुनाव हैं अभी इस साल वो खासे अहम माने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से। अनम्यूट कर लें सर, अनम्यूट कर दें।
देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं, वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अगर आपको याद हो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की बहुत ज़्यादा और अच्छी सीटें आई थी और एमपी में तो सरकार भी बन गई थी, जिसे जबरन गिराया गया, और छत्तीसगढ़ में भारी संख्या में सीटें मिली कांग्रेस को और उनकी सरकार बनी। और उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया। कहने का आशय क्या है कि जो राज्यों के मुद्दे हैं वो अलग हैं और विधानसभा चुनाव के जो मुद्दे होते हैं वो लोकल लेवल के, प्रदेश लेवल के होते हैं और उनका राष्ट्रीय राजनीति से बहुत कम संबंध होता है। जैसा मैंने बताया आपको कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोकसभा के चुनाव विधानसभा के बाद हुए थे, जिसमें बीजेपी की बहुत ज्यादा सीटें आई थी। यानी छत्तीसगढ़ में कुल 1 सीट कांग्रेस को मिली। तो इस कहने का आशय ये है कि 5 राज्यों के चुनाव जो महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन उनमें जो लड़ाई है वो दूसरे किस्म की होगी। आप देखिए कि कल भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें विशेष रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जिक्र हुआ। और जो इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी की है इस पे और द हिंदू ने की है, उसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में तमाम ऐसी सीटें हैं जिसमें भाजपा अपने आप को मुश्किल में पा रही है। रमन सिंह उस मीटिंग में मौजूद थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, और उन्होंने साफ साफ कहा कि साहब दिक्कतें हैं बहुत ज्यादा। ये बात बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में हुई, जिसमें मोदी जी मौजूद थे, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हो रही थी। दूसरा, एमपी की तमाम मुश्किल वाली सीटों पर बात हुई। और जैसा कि बीजेपी करती रही है, जो खबरें मीडिया में छपवाई जाती हैं कि फिर पन्ना प्रमुखों की रणनीति पर विचार हुआ और पन्ना प्रमुखों को जिम्मेदारी दे दी गई, तो ये सब चीजें हो रही हैं। तो उस पार्टी को जो अपने आप को, जिसका प्रधानमंत्री, जिसका मुखिया ये कह रहा है कि मैं अगले साल झंडा फहराऊंगा, उसको क्या जरूरत है कि वो छत्तीसगढ़ और एमपी की मुश्किल वाली सीटों पर विचार करे। दूसरी बात, एबीपी चैनल जो है, कल उसका एक पोल आया था, जिसमें बताया गया है, पता नहीं वो कितना झूठ है कितना सच है, और मैं उससे बहुत ज्यादा आह्लादित तो नहीं हूं, लेकिन मेंशन करना चाहता हूं। उस पोल पैनल में कहा गया कि एनडीए जो है उसको 36% वोट मिल रहे हैं और वो 36% जीत हासिल कर रही है, और उसके मुकाबले जो इंडिया है विपक्ष, वो 64% सीटें पा रहा है या उसकी जीत हो रही है। तो एबीपी जैसा पिछलग्गू चैनल, जो गोदी सेठ का ही है और बाकायदा सरकार के साथ है मिला हुआ, उसमें ऐसा रिजल्ट देना कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी। लेकिन बहरहाल उसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। वो कितना सच है कितना झूठ है, या वो भी एक कोई ट्रैप है इंडिया के लिए, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन बहरहाल चीजें जो सतह पे दिखाई दे रही हैं, जो सामने नजर आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी हिली हुई है। इन 5 राज्यों के चुनाव में अप्रत्याशित नतीजे आएंगे और वो 2024 के लिए एक बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।